Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज हम कर रहे हैं जिसमें हम ऑलरेडी 12-13 सेशंस कर चुके हैं। 2013 से 2023 तक के क्वेश्चंस हम यहाँ कर रहे हैं और थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्स दैट आई हैव बीन गेटिंग। बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, लेकिन जो भी देख रहे हैं आई थिंक उनको बेनिफिट मिल रहा होगा इस सीरीज का। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो आप प्ले में जाइए। निधि मैम के नाम से प्ले आपको मिल जाएगी। उस प्ले में आपको सारे सीरीज मिल जाएगी। I'll ask my team to create a separate playlist for these PYQ sessions also. So ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। अपने एग्जाम से पहले जरूर ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बेनिफिट ये होता है कि आपको ना आइडिया हो जाता है किस तरह के टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो टॉपिक्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थोड़ा हम ट्रेन भी हो जाते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास के अपडेट शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी पर एक्सक्लूसिव कंटेंट को अनलॉक करने के लिए आपको यूज करना होता है मेरा एजुकेटर कोड NDLive10। ये कोड मैजिकल कोड है जिससे आपको ना केवल स्पेशल एक्सेस मिलता है हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट का, बल्कि आपको 35% तक का डिस्काउंट भी मिलता है आपके सब्सक्रिप्शंस पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, उस लिंक को आपको क्लिक करना है, उसे ओपन करेंगे, एजुकेटर कोड आपसे पूछा जाएगा तो वहां पर आपको ये कोड यूज करना है। ठीक है ना, हमारा करोल बाग सेंटर पर हम ये कोर्सेज लेकर आए हैं आपके 2025-26 की तैयारी के लिए। फ्लैट 35% डिस्काउंट के लिए तो मैजिक लगेगा ना। मैजिक क्या है कि कोड है NDLive10। ठीक है, अभी जाइए एनरोल कीजिए। कोई भी क्वेरी के केस में आप सेंटर विजिट कर सकते हैं करोल बाग का, या फिर इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। मुखर्जी नगर सेंटर में भी ये कोर्सेज हमने शुरू कर दिए हैं 24 महीने और 15 महीने की ड्यूरेशन में 2025-26 के लिए। NDLive10 आपको कोड यूज करना है टू अवेल 35% फ्लैट डिस्काउंट। और इसके लिए अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं इस संबंध में तो आप सेंटर विजिट कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी में प्रयागराज में भी हमने एक सेंटर शुरू कर दिया दोस्तों। यहाँ ना केवल हम आपको यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं, करंट जो प्रीलिम्स है उसकी तैयारी भी होगी, फाउंडेशन कोर्स भी है, बल्कि यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट्स के लिए भी यहाँ पर हम कोर्सेज लेकर आए हैं जहां पर आपको ऑफर प्राइस पर एनरोलमेंट मिल रहा है। लेकिन ये ऑफर प्राइस आप कब अवेल कर सकते हैं? जब आप मेरा कोड यूज करते हैं NDLive10। तो ये ऑफर प्राइस अवेल करने के लिए कोड यूज करना जरूरी है। यू कैन सी बहुत ही इकोनॉमिकल कोर्सेज यहाँ पर हैं। ये अभी जाइए एनरोल कर लीजिए। कोई भी और जानकारी के लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं सिविल लाइंस में, या फिर इन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MPs ऑफ लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MPs ऑफ राज्यसभा। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? 1, 2, बोथ, नीदर। अब इस तरह का क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया वोट वैल्यू को लेकर, तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। हमें पता है बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए 10 सेकेंड का, समझिए क्वेश्चन को एंड देन ओनली सी दिया आंसर इज ए। ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अब यहाँ पर दो आंसर्स हो सकते हैं। पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है भाई, एक MLA की वोट जो है वो बेस्ड होती है ऑन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ MLAs। तो हर राज्य के जो MLAs हैं उनकी जो वोट की वैल्यू होगी वो अलग होगी, बिकॉज हर राज्य की पॉपुलेशन अलग है। ठीक है, सिंपल है, पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट बहुत वेगली वर्डेड है। अब यहाँ पे एक MP का पूछा गया है या ग्रुप ऑफ MPs पूछा गया है ना। तो अगर कलेक्टिव वैल्यू की बात की गई है लोकसभा की, तो यहाँ पर लोकसभा में ज्यादा सीट्स हैं देन राज्यसभा, तो कलेक्टिव वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MPs ऑफ लोकसभा विल बी ग्रेटर देन राज्यसभा। तो ये सही होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम बात करें द वैल्यू ऑफ MPs वोट जो कि सेम है 708, तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा हमको। ऑलराइट ना, तो इसमें आप क्या कीजिए ना, वोट वैल्यू को दोबारा समझिए तो आपको बेटर समझ में आए। क्वेश्चन कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी जहां पर इंटरप्रिटेशन अलग हो सकती है, तो वो एक कंसर्न तो है ही दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? Article 14 and the provisions under the 42nd Amendment to the Constitution. Article 17 and the directive principles of state policy, Part 4. Article 21 and the freedoms guaranteed in Part 3. Article 24 and the provisions under the 44th Amendment to the Constitution.
ना ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, पहले भी राइट टू प्रिवेसी पर क्वेश्चन आया हुआ है, इसके बारे में हमने बात की है। सो अब आपको मुझे बताना इसमें से क्या है। देखो सिंपल है, स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्ट्रेट इसका आंसर है। आंसर भी दे दिया गया, एक्चुअली क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया गया है। अगर आपको पता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कौन सा आर्टिकल है, तो वहीं पे क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाता है, आर्टिकल 21, यहीं पे आंसर मिल जाता है। राइट टू प्रिवेसी को डिक्लेयर किया गया था फंडामेंटल राइट बाय सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। With reference to the Parliament of India, which of the following parliamentary committees scrutinizes and reports to the House whether the power to make regulations, rules, sub-rules, bylaws, etc. conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the Executive within the scope of such delegation. ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में क्वेश्चन है। ऑलराइट, इसमें कमिटीज दी गई हैं आपको, कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेज, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, रूल्स कमिटी, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। तो कौन सी कमिटी इनमें से हैज द पावर टू मेक रेगुलेशन, रूल, सब रूल, बायलॉज एक्सेट्रा, जो कि संविधान में दिए गए हैं और डेलीगेट किए गए हैं बाय द पार्लियामेंट, जिनको एक्सरसाइज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है एग्जीक्यूटिव द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, कैसे एक एक करके एक कमेटी के बारे में समझते हैं। सो कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेज क्या करती है? इट चेक्स द अश्योरेंसेज, promises and undertakings given by the ministers from time to time on the floor of the house, और उसको रिपोर्ट करती है ऑन द एक्सटेंट टू विच दे हैव बीन कैरीड थ्रू। जो भी अश्योरेंसेज दी गई हैं, जो भी प्रोमिस किए गए हैं फ्लोर में सदन के, उनको चेक करना। ठीक है, उसके अलावा किस एक्सटेंट तक ये किए गए हैं उसको भी रिपोर्ट करना। लोकसभा में इस कमेटी में 15 मेंबर्स हैं, लोकसभा से 15 मेंबर्स, और राज्यसभा में इस कमेटी में 10 मेंबर्स हैं, और इसको 1953 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। नाउ द कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन विच इज द करेक्ट आंसर, ये एग्जामिन करती है और रिपोर्ट करती है सदन को कि जो पावर्स हैं टू मेक रेगुलेशन, रूल्स, सब रूल्स एंड बाय लॉज, जो कि डेलीगेट किए गए हैं बाय द पार्लियामेंट और कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द एग्जीक्यूटिव, आर बीइंग प्रॉपर्ली एक्सरसाइज बाय, वो सही तरीके से एक्सरसाइज किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ पर दोनों ही सदनों में जो कमेटी है इसमें 15 सदस्य होते हैं, और इसको भी 1953 में ही कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। रूल्स कमेटी ये कंसिडर करती है मैटर्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन दी हाउस, कैसा क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या रूल्स एंड प्रोसीजर्स होंगे, कैसे सदन में कार्यवाही की जाएगी, कैसे बिजनेस होगा सदन का, और रेकमेंड करती है जो भी आवश्यक अमेंडमेंट्स होते हैं और एडिशन ऑफ रूल्स टू द हाउस। यहाँ पर लोकसभा की कमेटी में 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें स्पीकर भी इंक्लूड होते हैं एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। राज्यसभा में यहाँ 16 मेंबर्स होते हैं, जिसमें चेयरमैन भी इंक्लूडेड होते हैं एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। देन कम्स बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ये रेगुलेट करती है जो भी प्रोग्राम और टाइम टेबल है हाउस का। जो भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मतलब जो भी सदन की कार्यवाही वो किस तरह से होनी है, रेगुलेशन ऑफ द प्रोग्राम एंड टाइमिंग। ठीक है, टाइम टेबल ये एलोकेट करती है टाइम फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड अदर बिजनेसेस ब्रॉट बिफोर द हाउस बाय द गवर्नमेंट, जो भी सदन में आए चीजें आएंगी उसके बारे में। लोकसभा की कमेटी कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स इंक्लूडिंग द स्पीकर एज चेयरमैन। राज्यसभा में 11 सदस्य होते हैं, और इसमें चेयरमैन इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं इस कमेटी के। ठीक है, चलो पार्लियामेंट्री कमेटी से भी क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए, तो पार्लियामेंट्री कमेटीज भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट and no judgment can be made on it. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 2, both, neither. Read the question and then only answer. 10 सेकंड का पॉज लो, क्वेश्चन को पढ़ो, फिर आगे बढ़ो। आंसर इज, तो 9वीं अनुसूची जो है इसको ऐड किया गया था संविधान में बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। इसमें आर्टिकल 31B भी लाया गया था, जिसमें एक व्यू प्रोवाइड किया गया था टू ऑफ अ प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला। बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स के लिए आया था ये, और ये कहा गया था कि जो भी लॉज जो हैं 9वीं अनुसूची में ऐड किए जाएंगे वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर होंगे, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड की थी वैलिडिटी ऑफ आर्टिकल 31B और पार्लियामेंट की पावर टू प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल। ठीक है, ये किया गया था, सही है बिल्कुल। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, लॉज हैं लाए जा सकते हैं, लेकिन जो लॉज प्लेस किए गए 9वीं अनुसूची में वो ओपन है जुडिशियल स्क्रूटनी के, उनको जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, और किसी भी ऐसे कानून को ब्लैंकेट प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। ठीक है,
So laws placed in 9th schedule after the केशवानंद भारती judgment on April 24, 1973, जब इसको propound किया गया था as the basic structure doctrine were open to challenge. 24 अप्रैल 1973 के बाद के जो कानून थे उनको जुडिशियल रिव्यू के दायरे में ला दिया गया था. ठीक है. सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइज.